हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ रेड बटन पर क्लिक कर लीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आप MPNHM स्टाफ नर्स के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की PDF परचेज करना चाहते हैं तो ये जो प्ले स्टोर से आप द सिविल पॉइंट ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको MPNHM के लिए जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की PDF है वो आपको मिल जाएगी। तो हम क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर पूछा गया है एंटी स्पास्मोडिक एनीमा इज ऑल्सो नोन एज। यहाँ पर पूछा गया है जो एंटी स्पास्मोडिक एनीमा होता है उसे कौन सा एनीमा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज ऑयल एनीमा, ऑप्शन नंबर बी इज परगेटिव एनीमा, ऑप्शन नंबर सी इज कार्मिनेटिव एनीमा एंड ऑप्शन नंबर डी इज एस्ट्रिंजेंट एनीमा। तो यहाँ पर हमें बताना है इनमें से कौन से टाइप के एनीमा को जो है एंटी स्पास्मोडिक एनीमा कहा जाता है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, कार्मिनेटिव एनीमा। कार्मिनेटिव एनीमा को ही जो है एंटी स्पास्मोडिक एनीमा कहा जाता है। यदि जो इंटेस्टाइन है उसमें स्पाज्म होता है, कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, तो उसे एंटी स्पास्मोडिक एक्शन के लिए जो ये कार्मिनेटिव एनीमा है इसे यूज़ किया जाता है। उसके बाद पूछा गया हीट एप्लीकेशन कॉजेस। यहाँ पर पूछा गया यदि हम हीट एप्लीकेशन अप्लाई करते हैं, हॉट एप्लीकेशन, तो वो क्या जो है उसका एक्शन क्या रहता है। ऑप्शन नंबर ए इज वेजो डायलेशन, जो वेजल्स रहती हैं उसे और डायलेट करने में हेल्प करता है। ऑप्शन नंबर बी इज डिक्रीज ब्लड विस्कोसिटी, ब्लड की विस्कोसिटी को डिक्रीज करता है। बोथ ए एंड बी दोनों ही ऑप्शन सही हैं। या फिर ऑप्शन नंबर डी वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन, जो ब्लड वेसल्स होती हैं उन्हें कॉन्स्ट्रिक्ट करने का काम करता है। तो हमें बताना है कि जो हम हॉट एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, हीट एप्लीकेशन, उसका क्या वर्क होता है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी। दोनों ही ऑप्शन जो है ये राइट हैं। जो हॉट एप्लीकेशन हम यूज़ करते हैं वो वेसल्स को डायलेट करने में भी हेल्प करता है और ब्लड की विस्कोसिटी को भी डिक्रीज करने में हेल्प करता है। तो उसके बाद पूछा गया है अमाउंट ऑफ इवैक्यूएंट एनीमा यूज्ड इन चिल्ड्रन इज। यहाँ पर पूछा गया है कि इवैक्यूएंट एनीमा का जो है अमाउंट चिल्ड्रन में कितना यूज़ किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज 250 to 500 ml, ऑप्शन नंबर बी इज 500 to 1000 ml, ऑप्शन नंबर सी इज 1000 to 1500 ml एंड ऑप्शन नंबर डी इज 1500 to 2000 ml। तो यहाँ पर हमें बताना है कि जो इवैक्यूएंट एनीमा होता है उसका जो है चिल्ड्रन में कितना अमाउंट यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, 250 to 500 ml। चिल्ड्रंस में जो इवैक्यूएंट एनीमा है उसका अमाउंट रहता है 250 to 500 ml। और यदि जो है एडल्ट में देखा जाए इवैक्यूएंट एनीमा का अमाउंट एडल्ट में 500 से 1000 ml तक के रहता है। उसके बाद पूछा गया है ट्यूब इंसर्टेड इनटू द रेक्टम फॉर एक्सपल्शन ऑफ गैस इज। यहाँ पर पूछा गया रेक्टम के द्वारा ट्यूब इंसर्ट की जाती है गैस को एक्सपेल आउट करने के लिए, वो कौन से टाइप की ट्यूब होती है। ऑप्शन नंबर ए इज फ्लैटस, ऑप्शन नंबर बी इज एनीमा, ऑप्शन नंबर सी इज फॉलीस कैथेटर एंड ऑप्शन नंबर डी इज रेक्टल ट्यूब। तो यहाँ पर हमें बताना है कि जो ट्यूब इंसर्ट की जाती है रेक्टम में गैस को एक्सपेल करने के लिए वो कौन सी ट्यूब होती है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, फ्लैटस। फ्लैटस ट्यूब जो होती है ये यूज़ की जाती है गैस को एक्सपेल आउट करने के लिए। यहाँ पर आप जो है फ्लैटस ट्यूब देख सकते हैं। इस तरीके की जो है फ्लैटस ट्यूब या रेक्टल ट्यूब आती है जो कि रेक्टम से जो भी गैस रहती है उसे एक्सपेल आउट करने के लिए यूज़ की जाती है। उसके बाद पूछा गया है लेटरल कर्वेचर ऑफ स्पाइन इज कॉल्ड एज। यहाँ गया लेटरल कर्वेचर ऑफ स्पाइन, यदि स्पाइन का लेटरल कर्वेचर हो जाए तो उसे कौन सी कंडीशन कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए इज काइफोसिस, ऑप्शन नंबर बी इज लॉर्डोसिस, ऑप्शन नंबर सी इज स्कॉलियोसिस एंड ऑप्शन नंबर डी इज पेक्टस एक्सावेटम।
तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, स्कॉलियोसिस। स्कॉलियोसिस ऐसी कंडीशन होती है जिसमें स्पाइन जो है उसमें लैटरल कर्वेचर में जो है मूव हो जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो नॉर्मल स्पाइन है वो इस तरीके से रहना चाहिए। तो यहाँ पर 3 टाइप की एबनॉर्मल कंडीशन होती है, स्पाइनल एबनॉर्मेलिटीज़ होती हैं, जिनमें जो स्पाइन है वो इस तरीके से है। जैसे यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं लॉर्डोसिस वाली कंडीशन रहेगी, तो यहाँ पर जो नीचे वाला पोर्शन रहेगा लोअर पोर्शन में इस तरीके से मूव हो जाती है लॉर्डोसिस वाली कंडीशन में। काइफोसिस वाली कंडीशन में जो अपर वाला पोर्शन रहेगा वहाँ से मूव हो जाएगी स्पाइन। और यहाँ पर आप स्कॉलियोसिस वाली कंडीशन देख सकते हैं, इसमें जो है इस तरीके से लेटरल कर्वेचर हो जाता है, लेटरल साइड जो है स्पाइन मूव कर जाती है। तो इस तरीके की जो ये एबनॉर्मेलिटीज़ हैं ये स्पाइनल एबनॉर्मेलिटीज़ हैं, काइफोसिस, लॉर्डोसिस एंड स्कॉलियोसिस। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस ब्लड ट्रांसफ्यूशन इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। ऐसी कौन सी कंडीशन होगी जिसमें ब्लड ट्रांसफ्यूशन को कॉन्ट्रा इंडिकेट किया जाएगा, मतलब हमें एडमिनिस्टर नहीं करना है। ऑप्शन नंबर ए इज ब्लीडिंग हेमरॉइड्स, यदि पेशेंट को हेमरॉइड ब्लीडिंग हो रही हो। ऑप्शन नंबर बी इज हेमरेज वाली कंडीशन हो। ऑप्शन नंबर सी इज कंजस्टिव कार्डियक फेलियर एंड ऑप्शन नंबर डी इज हीमोफीलिया, या फिर पेशेंट को हीमोफीलिया हो रहा हो तब। तो यहाँ पर हमें बताना है कि कौन सी कंडीशन में हम पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूशन नहीं करेंगे। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, कंजस्टिव कार्डियक फेलियर। जो कंजस्टिव कार्डियक फेलियर वाली कंडीशन होती है, इस कंडीशन में जो है हमें पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूशन नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो हार्ट है वो काम करना यदि बंद कर देगा तो ऑलरेडी जो फ्लूइड है वो ओवरलोड हो जाएगा बॉडी में, इसलिए हमें अलग से जो है ब्लड ट्रांसफ्यूशन नहीं करना चाहिए यदि कंजस्टिव कार्डियक फेलियर वाली कंडीशन है, तो उस टाइम पर ब्लड ट्रांसफ्यूशन कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहेगा। उसके बाद पूछा गया है द पैरालिसिस ऑफ बोथ अपर एंड लोअर एक्सट्रीमिटीज इज नोन एज। यहाँ पर पूछा गया है कि अपर और लोअर एक्सट्रीमिटीज में पैरालिसिस हो जाए तो उसके लिए कौन सी टर्मिनोलॉजी यूज़ की जाएगी। ऑप्शन नंबर ए इज हेमीप्लेजिया, ऑप्शन नंबर बी इज पैराप्लेजिया, ऑप्शन नंबर सी इज मोनोप्लेजिया एंड ऑप्शन नंबर डी इज क्वाड्रीप्लेजिया। तो यहाँ पर हमें बताना है कि पैरालिसिस यदि हो गया है अपर और लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में तो उसके लिए हम कौन सी टर्म यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, क्वाड्रीप्लेजिया। दोनों ही अपर और लोअर एक्सट्रीमिटीज में यदि पैरालिसिस हो रहा है तो उसके लिए क्वाड्रीप्लेजिया टर्म यूज़ की जाती है। यहाँ पर आप एग्जांपल देख सकते हैं। मोनोप्लेजिया में क्या होगा, यदि सिर्फ सिंगल एक एक्सट्रीमिटी अफेक्ट हो रही है तो उसे मोनोप्लेजिया कहा जाता है। हेमीप्लेजिया ऐसी कंडीशन होती है यदि पूरी बॉडी का जो हाफ पोर्शन है उसमें पैरालिसिस हो रहा है तो उसे हेमीप्लेजिया बोलेंगे। उसके बाद डायप्लेजिया ऐसी कंडीशन होती है जिसमें सिर्फ लोअर बॉडी जो है लोअर एक्सट्रीमिटीज़ यदि जो है वो उनमें पैरालाइज हुआ है तो डायप्लेजिया बोलेंगे। एंड क्वाड्रीप्लेजिया ऐसी कंडीशन होती है जिसमें दोनों ही अपर एक्सट्रीमिटीज़ और लोअर एक्सट्रीमिटीज़ इन्वॉल्व होती हैं। तो यहाँ पर हमसे क्वेश्चन में जो है अपर एंड लोअर दोनों एक्सट्रीमिटीज़ से रिलेटेड पूछा गया था, इसलिए यहाँ पर राइट आंसर है क्वाड्रीप्लेजिया। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है पस फॉर्मेशन इन सॉकेट ऑफ टीथ इज नोन एज। यहाँ पर पूछा गया है कि जो टीथ के सॉकेट में यदि पस फॉर्मेशन हो जाए तो उसके लिए क्या कौन सी डिसीज कंडीशन हो सकती है। ऑप्शन नंबर ए इज पेरिडोंटल डिसीज, ऑप्शन नंबर बी इज हेलिटोसिस, ऑप्शन नंबर सी इज चिलियोसिस एंड ऑप्शन नंबर डी इज सॉर्डेस। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, पेरियोडोंटल डिसीज। यदि जो है पेशेंट के टीथ के सॉकेट्स में पस फॉर्मेशन हो जाए तो उसे पेरियोडोंटल डिसीज कहा जाता है। पेरियोडोंटल डिसीज जो है ये जिंजीवाइटिस का कॉम्प्लिकेशन है। यदि जिंजीवाइटिस को ट्रीट नहीं किया जाता है तो आगे चल के उसका कॉम्प्लिकेशन पेरियोडोंटल डिसीज होता है। तो आज के वीडियो में हमने नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। यदि आप और क्वेश्चंस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। वहाँ पर MPNHM के लिए प्लेलिस्ट क्रिएट की हुई है जिसमें आपको सभी क्लासेस मिल जाएंगी। और यदि आप MPNHM के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की PDF परचेज करना चाहते हैं तो द सिविल पॉइंट ऐप पर जाकर आप PDF को परचेज कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए।
अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।